नमस्ते दोस्तों, फ्री साइंस क्लासेज में आपका स्वागत। मैं भागचंद कोलिया। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 8, क्लास 10 और क्लास 12 फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम यहाँ पर कुछ सतह लेते हैं। ये सतह है चिकनी सतह, और चिकनी सतह पर जब प्रकाश की किरण टकराती हैं और टकराने के बाद में वो प्रकाश की किरण वापस लौट आती हैं, तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो हम सबसे पहले परावर्तन की परिभाषा लिखेंगे। प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराकर वापिस लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। किसी सतह पर प्रकाश की किरण का टकराकर वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके बाद में परावर्तन से संबंधित दो नियम हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, देखो परावर्तन के दो नियम हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। चित्र को थोड़ा और समझते हैं। जो किरण यहाँ पर ये टकरा रही है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या नाम है इसका? आपतित किरण। और परावर्तन की घटना में जो किरण प्राप्त हो रही है, इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, ये सतह है। अब जिस बिंदु पे परावर्तन हुआ है वो ये बिंदु है। इस बिंदु पर सतह से 90 डिग्री पर एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा को कहा जाता है अभिलंब। अभिलंब कहा जाता है। तो यहाँ पर तीन रेखा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये बीच में अभिलंब। अब हम यहाँ समझते हैं ये सतह है। देखो सतह से पहले हम समझते हैं ये तल है। ठीक है, अब ये तल है, प्रकाश की किरण टकरा रही है, टकराने के बाद में इधर जा रही है और अभिलंब भी यहीं पर है। इसका मतलब आप ध्यान से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन का प्रथम नियम है। तो यहाँ पर लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, चित्र में भी देखिए, बोर्ड एक तल है, आपतित किरण भी बोर्ड में है, परावर्तित किरण भी बोर्ड में है और अभिलंब भी बोर्ड में है। इसका मतलब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम समझे तो अभिलंब बीच में है, उभयनिष्ठ है। आपतित किरण अभिलंब के साथ में ये कोण बना रखी है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ में ये कोण बना रखी है। इसका मतलब दोनों ही किरण कोण बना रखी है। तो ये जो कोण है आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, जिसका चिन्ह है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसीलिए आई शब्द का उपयोग किया है। और परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ कोण बना रखी है। इस कोण को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। ये दोनों ही कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ लिखेंगे आपतन कोण व
परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण का आई, ये कोण का चिन्ह, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये परावर्तन के दो नियम हैं, ये परावर्तन की परिभाषा है और ये परावर्तन से संबंधित चित्र है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा परावर्तन के नियम लिखिए, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। देखो दोस्तों, इधर समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। देखो इधर बात यह है, अब आपको ये समझना समतल दर्पण क्या है। हमारे घर पे जो आईना होता है, कांच होता है, वो एक समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपकी तस्वीर उसके अंदर बनती है। जो तस्वीर बनती है वो प्रतिबिंब है और जो हम खड़े होते हैं वो हम वस्तु या बिंब हैं। तो बिंब जब समतल दर्पण के सामने होता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। अब उस प्रतिबिंब को आप ध्यान से देखिए, जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और साथ में सीधा होता है। तो प्रतिबिंब यहाँ पर समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं लिखेंगे। समतल दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं, बिंब होता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए आप, हम जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां भाग जो है वो दायां दिखाई देता है उसमें, और दायां भाग बायां दिखाई देता है। इसका सिंपल से उदाहरण है, हम कांच के सामने अपने हाथ पे नाम लिखेंगे अपना और उस नाम को कांच के सामने करेंगे तो आप देखना वो उल्टा दिखाई देगा आपको। इसका मतलब इधर का बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां और बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है। तो ऐसे परिवर्तन को, ऐसे परावर्तन को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इसका मतलब समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसमें कौन सा परावर्तन होता है, पार्श्व परावर्तन, पार्श्व परावर्तन। तीसरी विशेषता देखिए, दर्पण है, अगर आपके पास में छोटा कांच है तो उस कांच के ऊपर आप पेन को रखना ऊपर, ये बिंब है, उसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा। अब दोनों को ध्यान से देखना, पेन की जितनी लंबाई है आपको प्रतिबिंब की लंबाई भी उतनी दिखाई देगी। इसका मतलब प्रतिबिंब और बिंब के आकार क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे तीसरी विशेषता, प्रतिबिंब का आकार बिंब के समान होता है, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चौथी विशेषता जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम सिद्ध भी करेंगे, अभी किरण चित्र बनाएंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण का। चौथी विशेषता देखिए आप, अब जब हम कांच के सामने खड़े होते हैं तो हम बिंब हैं, हमारी तस्वीर उसके अंदर बनती है, वो प्रतिबिंब है। अब आप कांच से, दर्पण से जितनी दूरी पर है आपकी तस्वीर भी, आपका प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनता है। इसका मतलब दर्पण के आगे बिंब जितनी दूरी पर होता है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी दूरी पीछे बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण से अगर हम 10 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर पीछे की तरफ बनता है। तो यहाँ पर चौथी विशेषता इंपॉर्टेंट है, बिंब दर्पण से
दर्पण से जितनी दूरी पर सामने होता है, सामने आगे कैसे लिख सकते हो, सामने होता है, तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमारे को सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने के लिए हम समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसका किरण चित्र बनाएंगे। तो चौथी लाइन को सिद्ध करने के लिए समतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण का किरण चित्र समझते हैं। ये चारों विशेषताएं समझ में आई। जब समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं, बिंब रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी व सीधा बनता है। पार्श्व परावर्तन होता है। पार्श्व परावर्तन का मतलब बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां, बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के समान होता है। अगर सामने बिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब भी 2 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। फिर चौथी लाइन मैंने समझाया आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। दर्पण से वस्तु जितनी दूरी सामने खड़ी है, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी दूरी पीछे बनता है। इस लाइन को हमें सिद्ध भी करना पड़ेगा। ये सिद्ध करने वाली जो प्रक्रिया है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखना, हम चौथा पॉइंट सिद्ध करेंगे हम। देखो इधर सबसे पहले हम समतल दर्पण लेते हैं। हमारे घरों में कांच ऐसे लगा होता है, लेकिन हम कांच को यहाँ ऐसे नहीं बनाएंगे, समतल दर्पण को ऐसे बनाते हैं। तो ये समतल दर्पण है जिसकी एक सतह पर पॉलिश होती है और दूसरी सतह जो होती है वो चिकनी होती है। ठीक है, समतल दर्पण का नाम आप दे सकते हो यहाँ पर XY। अब आपको क्या करना है, इसके सामने यहाँ पर एक वस्तु रखना है। ये वस्तु रख दी मैंने यहाँ पर A, इसको नाम दे दो आप जो भी है B, ये वस्तु है। अब आपको बताया था समतल दर्पण के सामने वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, नीचे। तो हम यहाँ पर इतनी लंबाई का पहले से ही प्रतिबिंब बनाते हैं। ये आभासी बनता है तो इसको डैश डैश करके बनाएंगे। ये प्रतिबिंब है, नाम दे दिए इसको A डैश। अब ये प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखो इधर इस बिंब से हम 2 किरण लेते हैं जो दर्पण से टकराएगी और उसका परावर्तन होगा। तो यहाँ पर एक किरण ये और दूसरी किरण ये यहाँ टकरा रही है, इसको O नाम दे देते हैं, इसको O डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमारे को पता है दोनों किरण क्या होगा, परावर्तन के बाद ही वापस लौट जाएगी इधर। अब जब ये दोनों लौट जाएगी तो भी दूर दूर हो जाएगी ये, तो ये कभी भी नहीं मिलेगी। किधर से आती हुई होगी ये, पीछे से। इसका मतलब हम पहले से पीछे से किरण बना लेते हैं। ये दोनों किरण पीछे से आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि जब यहाँ पर परावर्तन होगा तो ये किरण इधर चली जाएगी और ये किरण इधर चली जाएगी। तो ये दोनों किरण कभी भी एक दूसरे पर आकर नहीं मिलेगी, दूर दूर हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति इधर से देखता हुआ रहेगा तो उस व्यक्ति को किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी किरणें, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी वहाँ पर उस वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो ये बिंब है, वस्तु है, ये उसका प्रतिबिंब है। ये दोनों किरण यहाँ टकराई है O डैश पर, उनका परावर्तन हो गया इधर से देखेंगे तो किसी बिंदु से आती हुई मिलेगी, वहाँ जिस बिंदु से आती हुई मिलेगी वही वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब हमें ये सिद्ध करना है कि जो बिंब की दूरी है ये B से लेकर A तक दूरी है बिंब की, ये दूरी AB क्या इस प्रतिबिंब की दूरी A डैश B के बराबर है। अगर ये सिद्ध होता है तो चौथा पॉइंट जो हमने लिखा है वो सही है। तो इसको सिद्ध करने के लिए देखो दोस्तों, इस बिंदु पे परावर्तन होता है तो इस बिंदु पर आपको अभिलंब खींचना पड़ेगा। मैंने कहा था अभिलंब हमेशा सतह से 90 डिग्री पर खींचा जाता है। यह अभिलंब हो गया यहाँ पर, इसको नाम दे दिया M। और जो ये किरण इधर जा रही है इसको नाम दे दो आप M। इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो आप, हमने परावर्तन के नियम में पढ़ा है कि ये किरण यहाँ टकरा रही है, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है इसकी,
ये अभिलंब है यहाँ पर, तो आपतित किरण जो कोण बनाएगी वो आपतन कोण है I, और परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी वो परावर्तन कोण है R। लिख दिया मैंने I और R। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर हम परावर्तन का नियम काम में लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करने से पहले परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से क्या है? कोण I और कोण R बराबर है, कोण I बराबर कोण R। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ये लाइन जो है और ये लाइन 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री है, उसमें से ये कोण I है, तो ये बचा हुआ कोण कितना होगा? 90 माइनस I। तो ये कोण हो गया 90 माइनस I। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसको देखो, ये लाइन जो है ये भी इधर 90 डिग्री कोण पर है, उसमें से ये R गया, तो ये कोण यहाँ पर बच गया 90 माइनस R। तो यहाँ से ये 90 डिग्री पर रेखा है ऐसे, उसमें से ये कोण I है तो ये 90 माइनस I, ये भी 90 डिग्री पर है तो ये R है तो ये 90 माइनस R। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्रॉस कर रही है यहाँ पर, और इधर कोण है 90 माइनस R, तो ये कोण भी क्या होगा? 90 माइनस R होगा, क्योंकि ये और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये यहाँ 90 माइनस R और ये 90 माइनस R यहाँ पर क्यों लिखा? क्योंकि ये कोण और ये कोण जो है ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कोण MOO डैश, ये वाला MOO डैश, और ये वाला कैसे लिखेंगे? BOA डैश। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ लिखते हैं पहला, उधर देखो कोण MOO डैश, MOO डैश, व दूसरा ये कोण BOA डैश, BOA डैश। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। कोण है तो आपस में कैसे हैं? ये बराबर है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 90 माइनस R। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको देखो एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। देखो ये 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज है। मेरी लाइन देखो, मैं कहाँ, यहाँ से बोल सकते हो आप, यहाँ से बोल सकते हो ABO, ये समकोण त्रिभुज है। और इधर देखो ये A डैश BO डैश है, A डैश BO, ये भी समकोण त्रिभुज है। ये दोनों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें भी यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज वही है। अब इस समकोण त्रिभुज में ये जो कोण है ये 90 माइनस I है, और ये कोण भी कैसा है? 90 माइनस R है। लेकिन आपको ध्यान देना है, ये I और ये R है, ये बराबर है, तो ये 90 माइनस I और 90 माइनस R भी कैसे हैं? बराबर हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये तो यहाँ से यहाँ गया, अब ये दोनों कोण बराबर है, तो अपनों को लिखना पड़ेगा कोण 90 माइनस I बराबर कोण 90 माइनस R। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं, ये दोनों कोण बराबर है, तो इस समकोण त्रिभुज में सामने वाला लंब, इसके ये सामने वाला लंब, इसका आधार जो है वो ये आधार है BO या OB बोल दो, इसका आधार भी ये OB है। इसका मतलब दोनों का आधार एक ही है, लंब दोनों के अलग अलग है। यहाँ पर दोनों समकोण त्रिभुज में कोण समान है। जब दो समकोण त्रिभुज में कोण समान होते हैं तो उनके लंबों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है? ये वाला बोल दो ABO, व दूसरा कौन सा है? A डैश BO। कैसे हैं? समरूप है। समरूप क्यों है? क्योंकि दोनों में कोण समान है। समरूप है तो क्या बताया था? उनके लंबों का अनुपात AB अपॉन, इसका लंब ये है, इसका लंब ये है A डैश B, इसका आधार वही OB है, इसका आधार दोनों का OB है, तो यहाँ पर आधारों का अनुपात ये क्या हो जाएगा दोस्तों? कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला अनुपात जो है AB
अपॉन ए डैश बी बराबर 1, वज्र गुणा कर देंगे तो ये इधर 1 से गुणा हो जाएगा, तो ए बी बराबर ए डैश बी। तो बिल्कुल सिंपल हुआ दोस्तों। देखो ये वाली लंबाई और ये लंबाई क्या हुई, बराबर हो गई, सिद्ध होता है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर स्थित है, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी दूरी का कहाँ बनता है, पीछे बनता है। तो इस प्रकार से हम समतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण का किरण चित्र और उस किरण चित्र के माध्यम से हम ये सिद्ध कर सकते हैं इस प्रकार कि दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, बिंब रखा होता है, उसका प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पीछे बनता है। ठीक है दोस्तों।